सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैनल बीनीथ द स्कोर कार्ड। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है, हम उसी तरह से इस चैनल में एनालिसिस करेंगे, मैचेस को डिस्कस करेंगे जो स्कोर कार्ड में हमारे को चीज़ें नहीं दिखती। क्योंकि स्कोर कार्ड तो सब देखते हैं, पर स्पोर्ट सिर्फ नंबर्स और डिजिट्स पर नहीं चलती। स्कोर कार्ड हमें बता देगा कि मैच में किसने कितने रन बनाए, किसने कितनी विकेट ली, किसने कितने गोल्स किए। पर स्कोर कार्ड में वो ब्लैंक नहीं बता पाएगा कि वो हमारे मैच का एक्स फैक्टर कौन था। तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, डीप एनालिसिस करेंगे कि मैच कहाँ पे पलटा। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बाकी भी स्पोर्ट्स को हम कवर करेंगे, सिर्फ अपडेट्स नहीं, उनका एनालिसिस भी करेंगे। पर हम आज शुरुआत करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज के साथ, जिसका पहला मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ने खेल लिया है और जिसको इंडिया ने 4 विकेट से बड़ी ही आसानी से जीत लिया है। आज मैं हूँ यहाँ पे पीयूष और मेरे साथ हैं। शशांक जैन। हम आपको बताएंगे स्पोर्ट्स की इन डेप्थ एनालिसिस। जैसे पीयूष ने इंट्रो दिया, मैं उसमें दो बातें ऐड करना चाहूंगा। पिछले 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल सबको याद है। स्कोर बोर्ड ये नहीं बताता ऋषभ पंत ने 15वें ओवर के बाद क्या किया था। वो जो 2 4 5 मिनट का ब्रेक था, उसने मैच को कैसे बदला। और सूर्य कुमार यादव को क्यों क्यों कहा जाता है कि वो ट्रॉफी उस टाइम सूर्य कुमार यादव के वो कैच लेके आया। तो हम उस इन डेप्थ एनालिसिस में जाना चाहेंगे। उसके शुरुआत करेंगे आज के इंडिया न्यूजीलैंड मैच के साथ। तो पीयूष स्टार्ट करें। बिल्कुल। जैसा कि हमने आज का मैच देखा, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन बनाए और इंडिया को 301 का टारगेट दिया, जिसको इंडिया ने 1 ओवर रहते 4 विकेटों के साथ जीत लिया। अब मैच में किन पलों पे क्या हुआ, उसको आइए हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी। इसमें देखो, सबसे महत्वपूर्ण इनिंग्स तो विराट कोहली की थी, जिन्हें बिल्कुल मैन ऑफ द मैच मिला है। और साथ में शुभमन गिल का बहुत अच्छा योगदान रहा, श्रेयस अय्यर का रहा। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर्षित राणा, सिराज ने हालांकि विकेट्स कम लिए हैं, लेकिन सिराज ने जो शुरुआत में टाइट बॉलिंग की वो काफी इफेक्टिव रही। प्रसिद्ध कृष्णा का बीच में जो ब्रेक थ्रूज दिलवाए, और स्पिनर्स ने भी हमारे चिप इन किया। ठीक है, तो ओवरऑल और एक रन आउट भी था। तो ओवरऑल एक ये टीम परफॉर्मेंस थी। लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे उन मोमेंट्स की जो स्कोरबोर्ड से हटके थे, जो जिन्होंने मैच को पलटा। तो पीयूष, आप बताइए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा लगता है, कौन सा मोमेंट है जिसने मैच भारत के फेवर में पलटा है। जो मैच भारत के फेवर में पलटा है वो तो स्टार्टिंग की बात होगी, क्योंकि पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने कोई विकेट नहीं लूज किया था अपना। न्यूजीलैंड ने अपना पावर प्ले बिना कोई विकेट लूज करे 48 रन्स बना लिए थे, पर उसके बाद हमारे फास्ट बॉलर्स ने जो कमबैक किया, जहां से लग रहा था न्यूजीलैंड 300 350 का टारगेट इंडिया को दे सकेगी, वहां से हमारे फास्ट बॉलर्स हमारे को गेम में वापस लेकर आए। लेकिन उसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि एक टाइम पे ऐसा भी था जब ये लग रहा था कि 260 265 तक ही रुक जाएंगे, जब 239 पे 7 हो गए थे। राइट। ठीक है, और डेब्यूटेंट आए थे डेरिल मिचेल के साथ बैटिंग करने। तो उस टाइम पे लग रहा था और 10 20 30 रन, 265 270 शुड बी इनफ। बट उसके बाद भी 300 बनना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारी डेथ बॉलिंग की कमजोरी को दर्शाता है। और ये हमने पहली बार नहीं देखा, आज पिछले मैचेस में भी, चाहे बी टेस्ट मैचेस, T20s, वनडेज, जो दूसरी टीम्स की लोअर ऑर्डर बैटर्स हैं, वो इंडिया को हमेशा तंग करते हैं। जो टेलेंडर्स हैं, इंडिया को हमेशा टेलेंडर्स की विकेट लेने में प्रॉब्लम आती रही है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन है? सिर्फ इस मैच में नहीं, आज से पहले भी हमने इस चीज को बहुत बार इंडिया को होंट होते देखा है इन चीजों से। मुझे लगता है एक तो थोड़ी सी प्रोएक्टिवनेस हम लास्ट टाइम पे लूज कर जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे थोड़ा सा अटैकिंग होना शुरू हो गया, अगर थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हो गया, तो हम डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा ने आज डेरिल मिचेल को उस टाइम पे लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पीछे लेके और थोड़ा सा ऊपर बॉल कर रहे थे, ताकि जिससे सिंगल डबल आए, जिसपे डेरिल मिचेल ने एक दो हिट्स भी किए, जो 6 भी मारा, 4 भी किया। और लास्ट में विकेट हमें वो लेंथ बॉल पे ही मिली है, जब बैक ऑफ द लेंथ बॉल डाली और इन स्विंग हुआ। तो हम उस टाइम पे विकेटिंग ऑप्शन से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं कि अगर हमारे को कोई टेल एंडर हिट कर जाता है, एक या दो हिट हो जाते हैं, तो हम थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच पे चले जाते हैं। मेरे हिसाब से सबसे जो मेजर कारण है वो ये है कि हमें, क्योंकि हमारा पास्ट रहा है, टेल एंडर्स ने हमारे से मैच छीना है। ठीक है, तो उस कारण हम कहीं ना कहीं उस डिफेंसिव मोड पे चले जाते हैं और प्रोएक्टिव मोड पे नहीं आ पाते हैं।
उसके बाद भी जब इंडिया ने बैटिंग शुरू करी, एक बार स्टार्टिंग में शुभमन गिल फंसे-फंसे लगे। पर उसके बाद एक 15th ओवर या 16th ओवर आया था, 15.4th बॉल पे शुभमन गिल ने एक स्टेप आउट करके चौका लगाया, उसके बाद अपना डैब शॉट खेला था। तो जब शुभमन गिल वो अपना पुल हम्म। का डैब शॉट खेलते हैं तो उससे पता चलता है वो अपनी एक फ्लो में आ गए। पर जो उन्होंने स्टार्टिंग में टाइम लिया, उस क्या आपको वही कारण लगता है जिसकी वजह से रोहित शर्मा अपना विकेट गँवा गए? देखिए, रोहित शर्मा एक मैच्योर खिलाड़ी है। अब मतलब उनको अगर एक प्लेयर शुभमन गिल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शुभमन गिल एक लंबा इंजरी ले ऑफ था। उसके बाद 2020 वर्ल्ड कप में जगह ना बनाना पाया, एक सेटबैक था। बेशक वो आज कप्तान है हमारी टीम के, लेकिन कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, अगर टीम से कहीं निकलता है तो वो एक कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है। इंजरी के बाद वापस आना, तो वो भी थोड़ा-सा रहता है। तो शुभमन गिल वाज़ टेकिंग हिज़ टाइम, और शुभमन गिल को थोड़ा-सा ये भी था कि भई थोड़ा-सा अभी उस जगह पे एक बार थोड़ा-सा कंसोलिडेट करना चाह रहे थे। रोहित शर्मा मुझे नहीं लगता है कि वो फैक्टर रहा, क्योंकि रोहित शर्मा एक बहुत बड़े खिलाड़ी है और रोहित शर्मा को पता है कि अगर 1-2 ओवर, 4 ओवर खाली भी आ जाते हैं, शुरुआत भी हमारी स्लो हुई थी, शुरू में 4 ओवर में 10-15 रन नहीं थे। तो रोहित शर्मा के स्टेचर का खिलाड़ी कभी भी 2 ओवर में वो रन्स मेकअप कर सकता है। बस वही था कि रोहित शर्मा की विकेट का मुझे लगता है कि वो बैट पे आई नहीं, जो शॉट वो लेना चाह रहे थे। आपको याद होगा 2020 वर्ल्ड कप में जब हमने मिचेल स्टार्क को वही शॉट मारा था रोहित शर्मा ने, तो वो कवर्स के ऊपर से छक्का गया था। लेकिन आज क्योंकि पिच थोड़ा-सा स्लोअर साइड पे थी, हुँ। और जितनी ड्यू एक्सपेक्टेड थी सेकंड हाफ में, वो ड्यू नहीं थी। तो वो बॉल थोड़ी हवा में ज़्यादा उठ गई, कैरी कर गई और कैच आउट हो गए। लेकिन मैं नहीं मानता कि शुभमन गिल की थोड़ी-सी 1 ओवर या 6-7 बॉलें लेने से कहीं रोहित शर्मा के विकेट पे इम्पैक्ट पड़ा। और एक टाइम तो इंडिया क्रूज मोड में लग रही थी कि 8 विकेटों से 7 विकेटों से मैच खत्म हो जाएगा, पर फिर बीच में आता है जेमिसन के वो एक ओवर, जहाँ पे एक बार वो हैट्रिक पे भी थे। पहले उन्होंने विराट कोहली को सेंचुरी से रोका, फिर उन्होंने अगले ओवर में श्रेयस अय्यर को अपनी हाफ सेंचुरी से रोका। तो वो जो मैच में ट्विस्ट हाँ, आया। काइल जेमिसन ने अपनी 7 गेंदों पे 3 विकेटें लिए। पहली बॉल पे विराट कोहली गए, आखिरी बॉल पे रविंद्र जडेजा गए उसी ओवर के, और नेक्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पे श्रेयस अय्यर गए। उस टाइम पे मैच फँस गया था, बिल्कुल फँस गया था। और यही कारण है कि न्यूजीलैंड के साथ आप पिछले हमारे कभी भी मैच, कोई भी मैच देखें पिछले 2, 4, 5 साल के उठा के देखिए, मैच कभी भी खत्म नहीं है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। आज भारत ने स्कोरबोर्ड पे 300 चेज़ किया है, लेकिन अगर आप उस मैच को ध्यान से देखेंगे तो हमने 325-30 चेज़ किया है। स्कोरबोर्ड आपको दिखाएगा कि 300, और हमने 1 ओवर पहले जीत लिया है। लेकिन जो न्यूजीलैंड की फील्डिंग थी, हालाँकि लास्ट में उन्होंने 2-3 कैचेज़ ड्रॉप किए हैं और एक आधी मिसफील्ड भी की है प्रेशर में। लेकिन शुरू के पावर प्ले में देखिए, और ग्लेन फिलिप्स, आप मतलब वो ही इज़न्ट अ नॉर्मल पर्सन। उन्होंने जो शुभमन गिल का कैच अटेम्प्ट किया, वो अगर कोई भी और टीम होती, कोई भी और खिलाड़ी होता उस जगह, तो वो 4 रन थे। वो कैच अटेम्प्ट ही नहीं होता। उसके बाद लास्ट में आपने देखा होगा जब भारत ने एक डबल लिया था आउटफील्ड में, वो श्योर शॉट चौका था, जो ग्लेन फिलिप्स ने 2 रन पे रोका। और ऐसी फील्डिंग न्यूजीलैंड ने काफ़ी अच्छी फील्डिंग की है, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी थी न्यूजीलैंड की शुरू के 20-25 ओवर। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर था न्यूजीलैंड की फील्डिंग का। लेकिन जो आप काइल जेमसन के ओवर की बात कर रहे हैं, उसके बाद मैच न्यूजीलैंड को वहां से ऐसे हारना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। मैच का जो डिसाइडिंग फैक्टर था वो डेरिल मिचेल ने जो कैच छोड़ा। हुँ, हालांकि वाशिंगटन सुंदर का भी कैच छूटा, लेकिन मुझे लगता है जब तक वाशिंगटन सुंदर का कैच छूटा तब तक मैच ऑलमोस्ट भारत की इंडिया के गिरफ्त में हाथ आ में था। चुका था, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन जब डेरिल मिचेल ने कैच छोड़ा तब 47-48 रन चाहिए थे, और हुँ। हर्षित राणा उस टाइम पे चले जाते, तो वॉशिंगटन सुंदर अभी इंजर्ड हैं और उस टच में नहीं है, उस टच में नहीं दिखे आज, जो मतलब जो बैटिंग वो कर सकते हैं। और उसके बाद हमारी टेल का सबको पता है, अगर चले तो चांद तक, नहीं तो 5 रन भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये 3 प्लेयर ही थे। अगर उस टाइम पे डेरिल मिचेल ने बहुत आसान कैच छोड़ा, और वो कैच अगर पकड़ा जाता, तो मुझे लगता है जो क्रूज कंट्रोल वाला मैच था, जब तक विराट कोहली खड़े थे तो हमें लग रहा था हम शायद 5-6 ओवर पहले ही मैच जीत जाए, वो मैच हम हार भी सकते थे। तो आपको क्या लगता है वो जो शुभमन गिल का कैच अटेम्प्ट था,
ग्लेन फिलिप्स द्वारा। अगर वो कैच हो जाता तो क्या आज मैच के रिजल्ट में कोई बदलाव होता या आज उसके बाद भी इंडिया इस मैच को जीत जाती? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि देखो ग्लेन फिलिप्स वो कैच पकड़ भी लेते तो मुझे नहीं लगता है कि मैच के रिजल्ट में कोई चेंज होता। हाँ, डैरिल मिचेल वो कैच पकड़ लेते तो रिजल्ट में चेंज होता, क्योंकि उसके बाद अभी वो बहुत इनिशियल स्टेज थी हमारी चेज की। उसके बाद हमारी श्रेयस अय्यर और विराट कोहली और केएल राहुल उनको अभी बैटिंग करनी थी, और वो पेस हम उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। विराट कोहली से बड़ा प्लेयर चेज में नहीं हुआ आज तक। तो विराट कोहली मतलब जब तक मैच बिल्कुल हाथ में नहीं हो जाता तब तक वो चांस लेते ही नहीं है। हम्म। तो वही तो उनका मुझे नहीं ये एक लगता कि नया रूप विराट। देखने को हाँ, मिला है जिसमें वो स्टार्टिंग से ही आकर चेज में भी अग्रेसिव आगे बढ़े हैं और 90 पे आके भी उन्होंने ऐसा शॉट मार के आउट हो गए। देखो मैं बचपन से सचिन तेंदुलकर का फैन रहा हूँ। आपको सचिन की आपने एक बार देखा होगा कि सचिन का जब एक बार कैरियर बिल्कुल लीन फेस में चला गया था एंड एवरीवन वाज थिंकिंग कि अब वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद एक सेकंड फेस आया था जब आके उन्होंने ने वो डबल सेंचुरी वनडे में मारी और उसके हम्म। बाद हंड्रेड्स कंप्लीट की। तो वो जो सेकंड फेस था सचिन का वो फर्स्ट फेस से भी ज्यादा खतरनाक था। और हम विराट कोहली का भी यही सेम फेस देख रहे हैं। पिछली 5 इनिंग्स में पांचों स्कोर 50+ है। उसमें दो बड़े शतक भी शामिल है, और बीच में एक टाइम था कि विराट कोहली शतक के लिए जूझ रहे थे और अफगानिस्तान के साथ वो सेंचुरी मार के हम इतने हम्म। खुश हुए थे कि एटलीस्ट सेंचुरी आई, बेशक अफगानिस्तान के साथ ही आए। तो विराट कोहली अब जो सेकंड फेस है, दैट विल, आई थिंक कि दैट विल इवन बी बेटर देन द फर्स्ट वन। तो फिर उसके साथ ही हम अपनी बॉलिंग पे भी एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे हमारी बॉलिंग पे आए तो हर्षित राणा ने 2 विकेट ली स्टार्ट में, फिर एंड में हमारे पास सिराज ने 1 विकेट ली। वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा ने डैरेन मिचेल को आउट किया। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? बॉलिंग पे बात करें तो सबसे पहले देखो, मुझे अर्शदीप की ओमिशन समझ नहीं आए। हम्म। जो अर्शदीप हर्षदीप बुमराह के हमारा बाद हमारे इंडिया मेन का स्ट्राइक बॉलर है वनडे। बेस्ट वाइट बॉल बॉलर है। और देखो 2023 के वर्ल्ड कप में हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है वो दिन हमारा खराब था जिस दिन हम हार गए, लेकिन हमारी जो तीनों मेन फास्ट बॉलर्स थे, तीनों राइट आर्म मीडियम, ठीक है। तो अर्शदीप हमें एक वो वेरिएशन भी देते हैं लेफ्ट आर्मर की। अभी मिक्स में देखें आप, मोहम्मद सिराज को देखें, प्रसिद्ध कृष्णा को देखें, हर्षित राणा को देखें, जसप्रीत बुमराह को देखें, हार्दिक पांड्या को देखें, सब राइट आर्मर है। तो अर्शदीप तो हमें चाहिए ही चाहिए फॉर अ वेरिएशन ऑल्सो। और अर्शदीप की आप परफॉर्मेंस उठा के देखिए, अर्शदीप ने कोई कहीं परफॉर्मेंस में एक आध मैच को इधर उधर छोड़ दिया जाए तो अर्शदीप की परफॉर्मेंस में कहीं डिप नहीं आया है। हम्म। तो अर्शदीप, मुझे लगता है अर्शदीप की ओमिशन अनफॉर्चुनेट थी, या फिर हम बॉलर्स को रोटेट कर रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करना है, तो उस कारण अर्शदीप की ओमिशन नहीं, ओमिशन थी इस मैच में। उसके अलावा देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा का रोल मेरे को जहां तक समझ आया है, प्रसिद्ध कृष्णा को हमने मिडिल ऑर्डर्स में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रोका था। प्रसिद्ध कृष्णा के अगर पहले 2 ओवर्स थोड़े से महंगे साबित हुए थे उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा कमबैक किया था, विकेट्स भी लिए, 2-3 ओवर भी थोड़े किफायती निकाले, लेकिन डेथ में जो डैरिल मिचेल को उन्होंने ओवर किया, हालांकि उस ओवर में वो विकेट ले गए थे डैरिल मिचेल की, लेकिन उससे पहले 3 गेंदों पे 14 रन लिए थे। और वो बॉलिंग थोड़ी सी उस टाइम पे क्योंकि बॉल सॉफ्ट थी, और फिर भी हम डैरिल मिचेल की आर्क में बॉल दिए जा रहे थे, हम थोड़ा सा केवल ऊपर ऊपर बॉल कर रहे थे, बैक ऑफ द लेंथ करने में थोड़ा सा हिचक रहे थे। वो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा या तो अंडर प्रेशर बॉल कर रहे थे, या क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई थी उनकी, तो थोड़ा-सा प्रेशर आ जाता है, बेशक कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो फर्स्ट विकेट था वो हर्षित राणा की एक उसमें थोड़ी-सी सूझबूझ भी थी। ठीक है, सिराज का स्पेल अच्छा था, लेकिन हम्म। हर्षित राणा ने 2 शॉर्ट बॉल्स डाली उस टाइम पे, जो कि काफ़ी तेज़ गति से की गई थी। दोनों शॉर्ट बॉल्स पे उसको उनको चौका लगा। तो हताश ना हो तो हम्म। उन्होंने थर्ड बॉल एक स्लोअर बॉल डाली, जिसपे मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट की उस टाइम पे मैच ऐसा चल नहीं रहा था कि कोई एग्रेसिव वो, और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उनको एक हम्म। स्लोअर गेंद पे एज लगा और भारत को फर्स्ट विकेट मिली। तो वो थोड़ी सी सूझबूझ वाली गेंदबाजी भी थी, और दूसरी विकेट में भी ऐसा ही था। दूसरी विकेट में अगर आप देखेंगे तो जो दूसरी विकेट से पहली वाली गेंद थी वो लगभग 30 किलोमीटर पर आवर स्लोअर थी,
और उस ओवर में हर्षित राणा 3 स्लोअर बॉल्स डाल चुके थे ऑलरेडी। और चौथी बॉल जो ओवर की आखिरी बॉल थी वो उस टाइम वो काफी तेज गति से आई अंदर, जिसपे डेविड वॉर्नर बीट हुए और वो उनको बोल्ड करती हुई चली गई। तो वो दोनों विकेट्स मुझे भी लगता है कि ठीक है, सिराज एक एंड से उसको बांधा हुआ था उन्होंने, और लेकिन हर्षित राणा ने दोनों टाइम पे उस टाइम पे थोड़ी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की। जैसे कि हमें पता है जो हम मोहम्मद सिराज है वो रिवर्स स्विंग को कितने अच्छे से एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। तो जब सिराज के लास्ट में 2 ओवर बचे हुए थे क्योंकि सिराज ने अपने 10 ओवर का कोटा पूरा नहीं किया, तो वहां पर प्रसिद्ध कृष्णा से ओवर करवाना डेथ में, क्या वो शुभमन गिल का टैक्टिकल ब्लंडर था? अगर ये जान के किया गया है, अगर हम सिर्फ अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बेंच स्ट्रेंथ को बिल्कुल फुली रेडी नहीं रख रहे हैं फॉर द क्रंच टाइम, तो ये टेक्निकल ब्लंडर था, डेफिनेटली था। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वनडे क्रिकेट बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। मुझे याद है वो मैच जब विक्रम राठौर ने अपना डेब्यू किया था, संदीप है ना, तो इन्होंने क्या किया था, 305 इंडिया ने पहली बार बनाए थे उस टाइम पे पाकिस्तान के खिलाफ, और 305 वाज कंसीडर्ड कि हाँ भाई अब तो हम मैच हार ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए मैच नहीं हार सकते। और आज क्या था कि अगर 300 300 310 तक रहता है तो इट विल बी इजीली चीजेबल। हम्म। तो मुझे ये लगता है कि सिराज को पीछे रखने का कारण ही ये था कि शुभमन गिल को ये था कि हाँ रन बहुत ज्यादा नहीं बने, और रन, और उस टाइम पे 7 विकेटें हो गई थी, बाद में प्रसिद्ध कृष्णा डेरिल मिचेल को आउट कर गए थे तो 8 विकेटें हो गई थी। तो कुछ भी हो, रन 300 305 310 मैक्सिमम जाएंगे। तो इस कारण चलो प्रसिद्ध कृष्णा को भी हम वो, क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिस आप नेट्स में कर ले वो मैच की प्रैक्टिस को मैच नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि वो मैच प्रैक्टिस देना चाह रहे थे, डेथ ओवर्स के लिए पहले से रेडी रखना चाह रहे थे कि कल को क्रंच टाइम आएगा। क्योंकि हम अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है 13-14 महीने में वनडे का, हम उसके ज्यादा वनडे मैचेस नहीं खेल रहे हैं उससे पहले। अब हमारा अगला वनडे मैच भी जाके जुलाई में इंग्लैंड में है, उससे पहले हमने कोई वनडे मैच नहीं खेलना है। 2 मैचेस वनडे के और रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये केवल बेंच स्ट्रेंथ को पूरा रेडी रखने के लिए किया गया, कोई टेक्निकल ब्लंडर नहीं था। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? अगर हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ ही टेस्ट करना चाह रहे थे, तो वहां पर अगर हमने प्रसिद्ध से ओवर डलवाया तो हर्षित राणा की जगह क्या हमें सिराज से ओवर नहीं डलवाना चाहिए थे? क्योंकि अभी जो टीम का करंट कॉम्पोजिशन लग रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हर्षित राणा हमारे नंबर 8 के करंट कैंडिडेट है ही सही। बुमराह आ जाएंगे तो उसकी जगह पे प्रसिद्ध बार चले जाएंगे, तो सिराज और अर्शदीप में एक हमारा रहेगा कि दोनों में से कौन खेलता है। तो जो सिराज है, हमको हर्षित राणा का पता है उन्होंने जिस हिसाब से पिछले 2 साल में इवॉल्व किया अपनी बॉलिंग को, हमने आईपीएल में भी देखा है, पिछली सीरीज में भी देखा है, वो डेथ में आके अच्छी अपनी स्लोअर वन के साथ बैट्समैन को कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद हमें वहां पे सिराज से ही नहीं बॉलिंग करवानी चाहिए थी अगर हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? बिल्कुल सिराज, मैं तो कह ही रहा हूँ कि अगर केवल हम एक बैकअप देखिए, हम केवल 11 प्लेयर्स को ट्रेन नहीं करते। लास्ट वर्ल्ड कप पे हमारे साथ यही हुआ था कि हमारे पास हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट नहीं थी, और वो हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट हमें फाइनल तक महंगी पड़ी। तो अगर हम शुरुआती 11 देख रहे हैं, शुरुआती 11 में तो 3 पेस बॉलर हमारे हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत मोहम्मद बुमराह। सिराज और जसप्रीत बुमराह, इन 4 में से 3 खेलेंगे। ठीक है, लेकिन हम बैकअप को भी तैयार रखना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रसिद्ध अगर खेल रहे हैं तो इसका मतलब प्रसिद्ध उस 15 में जगह पा रहे हैं। हम्म। कहीं ना कहीं प्रसिद्ध उस 15 के लिए, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उसको देखती है, टीम मैनेजमेंट सोचती है कि वो उस 15 का पार्ट होंगे, कि एज अ बैकअप साउथ अफ्रीकन पिचेस पे, क्योंकि बाउंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो हो सकता है अगर बाउंसी पिचेस वहां पे मिले तो सिराज को एज अ बैक, इसको प्रसिद्ध कृष्णा को एज अ बैकअप लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मैच प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और सिराज बड़े खिलाड़ी है, सिराज को एक मैच में अगर हमने नहीं करवाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिराज हमारे प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। जो फर्स्ट चॉइस हमारी प्लेइंग 11 होगी उसमें सिराज एनी डे, वनडे में सिराज को आप बाहर नहीं बिठा सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने हार्दिक पांड्या की बात करी कि हमारे पास हार्दिक पांड्या का बैकअप नहीं था 2023 वर्ल्ड कप में, जो कि हमें लास्ट फाइनल में भी चुभा। पर उसी पे अगर हम बात करें तो जो हमारा हार्दिक पांड्या का शैडो बनाया जा रहा है नीतीश कुमार रेड्डी को, तो क्या आज वॉशिंगटन सुंदर या किसी एक प्लेयर की जगह पे नीतीश कुमार रेड्डी प्लेइंग 11 में नहीं होने चाहिए थे? क्योंकि अगर हम देखें कि हम वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी करते हैं जो कि साउथ अफ्रीका में है, जहां पर हम 3 स्पिनर्स एनी डे किसी भी मैच में नहीं खिला पाएंगे जैसे साउथ अफ्रीका में कंडीशंस रहती हैं, तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी भी ये जो बार बिठाया गया वो आपको क्या लगता है सही डिसीजन था या नहीं?
नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल, बिल्कुल। वॉशिंगटन सुंदर की जगह हम नीतीश कुमार रेड्डी को ट्राई कर सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को हमारे को बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, रेडी रखना चाहिए। और मुझे तो ये भी लगता है कि एक बार 2020 वर्ल्ड कप थोड़ा-सा चला जाएगा, तो उसके बाद कहीं न कहीं हम शिवम दुबे को भी एज़ अ बैकअप ट्राई करेंगे। लेकिन इन दोनों में से एक को हमें रेडी रखना होगा, और जब तक हम मैच में इनको ट्राई नहीं करेंगे, तब तक मैच रेडीनेस नहीं मिलेगी, मैच फिटनेस भी नहीं होगी, मैच रेडीनेस भी नहीं होगी। तो ज़रूर हाँ, क्योंकि देखते हुए कि साउथ अफ्रीका में होना है, 3 स्पिनर्स कभी नहीं खेलेंगे, जडेजा या कुलदीप। वॉशिंगटन की जगह थोड़ी-सी कम बनती है उसमें, क्योंकि जडेजा बैटिंग भी देते हैं आपको और बॉलर भी वो अव्वल दर्जे के हैं, और कुलदीप क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी स्पिनिंग ट्रैक हुआ तो कुलदीप इज़ आवर नंबर 1 स्पिनर। तो अब हमारा जो अगला मैच है विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन में, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया की प्लेइंग 11 में कोई चेंज होने के चांसेस हैं या सेम टीम खिलाएंगे? देखिए अगर हम फोर्स चेंज छोड़ दें देखिए वॉशिंगटन सुंदर का। हाँ, एक फ़ोर्स चेंज तो मुझे लग ही रहा है, क्योंकि आज जो शुभमन गिल ने मैच के बाद बताया कि वो स्कैन्स के लिए जाएँगे, और जिस तरह से वो भाग नहीं पा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि 2 दिन में वो मैच रेडीनेस या फिटनेस उनकी हो पाएगी। तो वॉशिंगटन सुंदर की जगह मैं नीतीश कुमार रेड्डी को देखना चाहूँगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमें चाहिए। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि हम इंडियन पिचेस पे अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को देखें, फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं जब तक नीतीश कुमार रेड्डी बॉलिंग करने आएँगे उन पिचेस पे। तो उन पिचेस पे ना स्विंग होती है, आज भी आप देखिए चौथे ओवर के बाद स्लिप हटा ली गई थी। तो ना स्विंग होगी, ना वो पेस है उनके पास कि जिससे वो कोई मतलब राजकोट की जैसी पिचेस पे या बड़ोदरा जैसी पिचेस पे कुछ वो मैजिक क्रिएट कर पाए। वो कल को प्लेयर्स के जो मोराल है वो भी कहीं न कहीं डाउन कर देती है। तो हो सकता है ये भी एक फैक्टर रहा हो इसका। हालाँकि हाँ, ज़रूर नीतीश कुमार रेड्डी को एक मौका मिलना चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है अर्शदीप को एक मैच मिलना चाहिए सीरीज़ में, नहीं तो अर्शदीप के लिए भी के कॉन्फिडेंस के लिए भी थोड़ा-सा ये गलत हो जाएगा बाहर बैठना पूरी सीरीज़ के लिए। और बैटिंग तो हमारी फिक्स है ही। बैटिंग में तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेज़ होंगे। तो क्या फिर आपके हिसाब से कल नेक्स्ट मैच में अब हमारे पास क्या ध्रुव जुरैल को मौका मिल सकता है अगर नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं खिलाया तो? नहीं, ध्रुव जुरैल को मैं खेलता हुआ नहीं देखता हूँ, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर आपको 5, 6, 8, 10 ओवर निकाल के देते हैं। आपके पास 6th बॉलिंग ऑप्शन भी होता है। तो वो नीतीश कुमार रेड्डी ही उस जगह बनते हैं। ध्रुव जुरैल आपको ओवर नहीं दे पाएँगे। अब हमारे पास वो टीम नहीं है कि शुरू के 5 प्लेयर में से हमारे में से कोई बॉलिंग करता है। जिस टाइम वो सचिन, सहवाग, युवराज, रैना ये खेलते थे, तो आप ओवर किसी से भी निकलवा सकते थे। आज की डेट में जो हमारे बैटर्स हैं, वो स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं, उनमें से आप ओवर नहीं निकलवा सकते हैं। तो मुझे लगता है 6th बॉलिंग ऑप्शन लेके चलेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी ही उसका परफेक्ट जो रिप्लेसमेंट रहेगा वो रहेगा। तो चलिए आज की एनालिसिस को यहीं पे हम एंड करते हैं। तो अगली बार स्कोर कार्ड देख के जज मत करना, उसके पीछे की स्क्रिप्ट समझना। आपको जो लगता है कि रोहित का विकेट जो है वो बच सकता था अगर गिल स्ट्राइक रोटेट करते, तो आप हमारे को अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हैं। और हमसे अगर कोई भी हिडन मूवमेंट मिस हुआ हो तो वो भी आप कमेंट में बताएं, जिसका हमें बेस्ट मूवमेंट लगेगा कि जिसके हिडन मूवमेंट से बिल्कुल ही मैच वहां पे बदला हो, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी देंगे। और आपके जो भी सजेशंस और फीडबैक है हमारी वीडियो के लिए, आप प्लीज़ हमारे को कमेंट में बताइए, हम आपका फीडबैक लेंगे ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो से इम्प्रूव कर सके। हमारा नया चैनल है, तो आपके फीडबैक्स के लिए हम बिल्कुल ओपन है, और आप इसी तरह से हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। और लास्ट नोट आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल आप जो-जो फीडबैक देंगे हम उससे इम्प्रूव करेंगे। हमने नया चैनल शुरू किया है, तो हम चाहेंगे कि आपको भी उतना ही मज़ा आए जितना हमें मज़ा आ रहा है आपको बताने में। और कोई चीज़ आप चाहेंगे तो कि इसमें हम इंक्लूड करें या हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे ठीक करेंगे। आपके फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक लेंगे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स के डीपर एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।